बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बस थोड़ी मसरूफ़ियत भी बढ़ गई है। अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए। और आज हम एक्स-रेज़ पढ़ने वाले हैं, एक ऐसी टेक्नीक पढ़ने वाले हैं, आप देखें कि अल्लाह ताला ने क्या इंसान को अक़ल दे दी है। हाथ की हड्डी, कोई भी बोन, उसके अंदर दरार भी आ जाए तो आप देख पाते हैं। आप कहते हैं जी एक्स-रे करवा लो। क्या टेक्नीक है एक्स-रे? क्या है ये शुआएँ? इतनी शॉर्टर वेवलेंथ की शुआएँ, भई कहाँ से ले आते हो? इतनी एनर्जी की शुआएँ हैं, बार-बार एक्स-रे नहीं करवाना चाहिए। नुकसानदेह भी होता है, बाज़ सेल्स को डैमेज भी कर सकती हैं ये शुआएँ। इवन दैट अब तो एक्स-रेज़ का इतने फ़ायदे हो गए हैं कि एक्स-रेज़ की मदद से ज्योमेट्रीज़ देखी जाती हैं, मतलब अंदर एंगल्स कैसे हैं, एटम्स जुड़े कैसे हुए हैं। बॉन्ड एंगल चेक करने के लिए, लेंथ चेक करने के लिए एक्स-रेज़ को यूज़ किया जा रहा है। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर घुस जाती हैं ये शुआएँ। क्या कमाल का फिनोमेनन है। और सबसे बड़ा कमाल क्या है, आज हम क्या एक्स-रे पढ़ने जा रहे हैं। ज़िंदगी में एक्स-रे जब तक नहीं आई थी, तब तक आपका पीरियोडिक टेबल ही गलत था। वो मेंडलीव की बातें करते थे कि जो पीरियोडिक टेबल हमने सारे एलिमेंट्स को तरतीब दिया हुआ है, उसकी तरतीब की जो बुनियाद थी, वही गलत थी। एक्स-रेज़ की डिस्कवरी के बाद पता लगा था कि कौन है जो असल जिसके ऊपर सारी की सारी खूबियां डिपेंड करती हैं, उसकी बुनियाद पर एटॉमिक्स को, मतलब एटॉमिक पीरियोडिक टेबल को ऐसे तरतीब दो, एटम्स को किस तरतीब से, एलिमेंट्स को कैसे रखना है। वो एटॉमिक नंबर की दरियाफ्त, मतलब उसकी खासियत जो हमें पता लगी कि उसकी कदर कीमत क्या है, एक्स-रेज़ की डिस्कवरी के बाद पता लगी। आज हम एक्स-रेज़ की डिस्कवरी पढ़ेंगे और मोज़ले लॉ पढ़ना है। मैं इसके साथ लिख भी देता हूं कि इसके अंदर हमने मजीद मोज़ले लॉ पढ़ना है। मोज़ले ने ये क्या बातें की थी एक्स-रेज़ की डिस्कवरी के बाद, उसने कुछ नई बातें कही। पहले तो एक्स-रे की डिस्कवरी करते हैं उसी के थ्रू। जनाब एक छोटी सी ट्यूब लेनी है। ये एक्स-रे ग्लास ट्यूब है। अब बड़ी हैवी मशीन्स हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीन दिखाई जा रही है। ये एक ग्लास की ट्यूब है। अब इस ग्लास की ट्यूब के जरिए से आप इसके अंदर कैथोड और एनोड लगा लें। इस तरफ से आप एनोड लगा लें और इस एनोड की मदद से आप एक हैवी टारगेट रखें, मतलब इसको हैवी चार्ज दे दें, एनोड का पॉजिटिव चार्ज दे दें, लेकिन ये एक हैवी टारगेट है, मतलब ऐसे दीवार बनी हुई है, मतलब कोई शय है, कोई एलिमेंट है जो हैवी, हैवी का मतलब ये नहीं कि वो वजनी है, हैवी का मतलब उसके एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, मतलब छोटे एटॉमिक नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब उसका मास ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसके प्रोटॉन्स ज्यादा होने चाहिए, उसका उसके अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए। लिहाजा इधर आप एक टंगस्टन का फिलामेंट ले लीजिए और यहां पे कैथोड की मदद से हम इसको शुआएं निकालेंगे। लो जी, शुआएं निकली हैं। ये शुआएं क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है बिलाल, ये कैथोड है, ये कैथोड है। और ये हमने उसकी मदद, उसके साथ हमने क्या जोड़ा हुआ है? टंगस्टन का फिलामेंट। टंगस्टन आपको पता है, मैं W लिख देता हूं, मेरे पास जगह कम है। W उसकी सिंबल है टंगस्टन फिलामेंट। ओ मेरे पास जगह नहीं है, खैर। फिलामेंट मीन ये जैसे पुराने बल्ब होते थे, उसके अंदर एक छोटा सा धागा सा नहीं होता था जो रोशन होता था, ये बिल्कुल हूबहू वो लिया है। हाँ, ये एक ट्यूब जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट एज ए कैथोड लिया, यहां से शुआएं निकाली, इलेक्ट्रॉन निकाले, कैथोड रेज निकाली। हमने रास्ते में कन्वेक्सो कनकेव मिरर रख दिया,
फायदा क्या है, इसकी अंदर वाली सरफेस आपको नजर आ रही है, ये बाहर वाली कनकेव है, ये अंदर वाली कन्वेक्स है। हाँ, ये क्या करेंगी, सारी शुआओं को एक जगह पे इकट्ठे कर देगी। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर्स, आपको पता है कन्वर्ज इकट्ठा कर देने वाला। मुझे क्या फायदा हुआ, ये लाइन आपको अगर डाउट कर रही है तो ये कैथोड के तौर पर मैंने बनाई हुई है। वो ऐसे मतलब शेप होती है, उसके अंदर हमने टंगस्टन फिलामेंट लगाया हुआ है, वो मैंने इसीलिए लाइन बनाई थी। या आप दूसरी ट्यूब भी देखेंगे अभी, जो असल डायग्राम है, ये तो मैं व्हाइट बोर्ड पर बना रहा हूं ना हाथ से। ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, सरफेस कह लें, कन्वेक्सो कनकेव है असल में तो। ये कन्वेक्सो कनकेव सरफेस है, इसकी एक साइड कन्वेक्स, दूसरी साइड कनकेव, मतलब सारे पॉइंट्स सीधे आ रही थी, शुआएं आ रही थी, सारी इकट्ठी कर दो, कर दी। फायदा क्या हुआ, इतनी शुआएं, इतनी एनर्जी साथ एक छोटी सी जगह पे जाके जोर से टकराई हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा ये हमने सारी शुआओं को इकट्ठे करके इतने जोरदार ऐसे थप्पड़ मारे हैं, ऐसे मतलब एक चीज को यकदम, इतनी तेजी से शुआएं आ रही थी और यकदम हम आगे आ गए और यकदम उनको रोकने की कोशिश की है। इस टारगेट मेटल की इतनी जरूरत कि इस एनोड ने, इस टारगेट ने, इस टारगेट ने, इस एनोड ने इतनी जरूरत की कि उन इतनी सारी शुआओं के सामने आ गए यकदम। इसके अंदर जब ये शुआएं घुसेंगी, ये वाली शुआएं मतलब कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो अंदर जाके एटम के बिल्कुल आखिरी जो शेल होंगे, KL मतलब अंदरूनी शेल जो होंगे, मसलन ये एटम है, ये एटम है, हाँ ये उसके न्यूक्लियस है, ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो कैथोड रेज मैंने भेजी हैं, ये वाली ये उस एटम के अंदर घुसी और इसने अंदर वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपेल कर दिया, खारिज कर दिया, नॉकआउट कर दिया। अच्छा, जब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पीछे वाला उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करेगा, जब ये निकल गया, पीछे वाले जंप किया, ये ज्यादा एनर्जी हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आएगा, तो ये शुआएं खारिज करेगा। ये जो शुआएं खारिज करेगा, एक्चुअली दीज आर, इसके अंदर से जो शुआएं खारिज होंगी, इनकी वेवलेंथ इंतहाई ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होगी और ये असल में क्या होंगी, एक्सरेज होंगी। वैसे तमाम अतराफ में एक्सरे निकलेंगी, तमाम अतराफ में एक्सरे निकलेंगी, लेकिन हमने यहां पे छोटी जगह विंडो लगाई हुई है, उस विंडो की मदद से हम उसके छोटे से पोर्शन को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सरेज इज ऑब्जर्व्ड, लिहाजा उस विंडो के थ्रू जो एक्सरे निकलेंगी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। बहरहाल हमें एक्सरे क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, आम शुआओं की तरह शुआएं हैं, तो फिर एक्सरे को एक्सरे मतलब खास क्यों कहा जा रहा है। हाँ, इनकी वेवलेंथ एक ऐसी छोटी वेवलेंथ है, इनकी एनर्जी इतनी एनर्जी है कि ये छोटी वेवलेंथ में से ऐसी शुआएं हैं जो हमारे इस्तेमाल के बहुत ज्यादा काबिल हैं, मतलब हम इनका बहुत ज्यादा यूजेस कर सकते हैं। इससे ज्यादा छोटी वेवलेंथ जो है उनके यूजेस और तरह के, मतलब हमारे जो मेडिकल की लाइन में, मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शंस की लाइन में, मतलब हमारे पास इमेजिंग जो अभी एक BS भी शुरू हो गया इमेजिंग का, मतलब इसकी लाइनों के अंदर एक्सरे का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। इनकी वेवलेंथ ऐसी रेंज में है, मसलन आपने पढ़ी है 0.1 से लेकर करीबन 10 नैनोमीटर तक, 0.1 से लेकर करीबन 10 नैनोमीटर तक। वैसे मैं आपको बता देता हूं, करीबन 0.1 से लेकर, वैसे 0.1 से लेकर 20 नैनोमीटर तक ये खूबियां इनकी ऐसे ही रेंज में होती हैं कि दीज मे बी नेम्ड एज एक्सरेज, इनको एक्सरेज का नाम दिया जा सकता है। मतलब आप एक्सरेज की डेफिनेशन के अंदर ये लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which were having the shorter wavelength, that is about 0.1 to 20 nanometer. These rays, these radiations, these electromagnetic radiations are known as X-rays. हाँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि टारगेट मेटल हैवी लेना है, ज्यादा मैस वाला लेना है,
अच्छा, इसके अंदर से शुआएं निकलेंगी। हमने उन शुआओं की जब वेवलेंथ चेक की तो वो वेवलेंथ एक्सरे के रीजन में आती थी। हाँ, हमने क्या बातें पढ़ी कि जब इंतहाई अंदर वाला मतलब हैवी मेटल लिया, मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बहुत ज्यादा है। क्या क्या मतलब ये कि बड़ी कशिश है, अंदर वाले शेल के ऊपर कशिश बहुत ज्यादा है। और आपको याद है बोहर में हमने दो चीजें की थी ड्राइव, रेडियस, एनर्जी। हो एनर्जी में एक बात याद है आपको, और रेडियस में आपने कहा था पहले दो में फासला अगर जितना भी है तो अगले दो में फासला उस पहले की निस्बत 4 गुना, अगले में उससे 9 गुना, अगले में उससे मतलब पहले दो के दरमियान में फासला इतना है तो अगले में फासला और ज्यादा मतलब 4 गुना, अगले में फासला 9 गुना, मतलब बहुत फासला है। ये बात पढ़ी थी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी एनर्जी में कि पहले दो ऑर्बिट्स में एनर्जी का फर्क बहुत ज्यादा है। अगर पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13 है तो इसका मतलब दूसरे की 328 है, -328 है, बहुत फर्क है। तो अगले की तो उससे बहुत थोड़ी है, वो तो 145 पे चली जाती है, मतलब 328 और 145 में फर्क तो बहुत कम है। याद करो वो एनर्जी वाला जाके टॉपिक आप जाके रिव्यू करें, आपको याद है वो सामने निकाल के पेज देख सकते हैं कि पहले दो ऑर्बिट में एनर्जी का फर्क बहुत ज्यादा था। अच्छा, जब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस वक्त पीछे वाला जब जंप करेगा तो पहले दो जो शेल होंगे ऑर्बिट होंगे उनमें एनर्जी का फर्क बहुत ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी की शुआएं खारिज करेगा। बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या है, इंतहाई छोटी वेवलेंथ। और वो छोटी वेवलेंथ को जब हमने नोट किया तो वो किस रीजन में आती थी, वो एक्सरे रीजन में आती थी। अंडरस्टैंड? अब समझ आई कि हैवी मेटल क्यों ली, टारगेट मेटल क्यों ली, नंबर 1। नंबर 2, और ये समझ आई कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला है, इसीलिए निकाला है कि जितनी ज्यादा कशिश होगी, ऑर्बिट जितना करीब होगा उतना वो उसकी एनर्जी कम होगी, और पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जब उससे जंप करने लगेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज करेगा तो ही थोड़ी एनर्जी में जंप कर सकेगा। हाई एनर्जी से थोड़ी एनर्जी में जंप करना है तो उस वक्त इंतहाई ज्यादा एनर्जी वाली शुआएं खारिज करेगा। जब इंतहाई ज्यादा एनर्जी वाली शुआओं का मतलब क्या है कि उनकी वेव की लेंथ बहुत छोटी होगी। जब वेव की लेंथ छोटी होगी मतलब वो किस रीजन में आती होगी, एक्सरे के रीजन में आती होगी। मेरा ख्याल है कि एक्सरे की डिस्कवरी हमने पढ़ ली है। हाँ, हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। दीज आर नेम्ड एज, हमने इनको एक्सरे नहीं कहा, हमने इनका नाम रख दिया है करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। व्हाट डू यू मीन बिलाल आजाद साहिब, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहा? बिकॉज these rays were having the properties which were depending upon the target metal। टारगेट मेटल को चेंज करो, इनकी एक्सेस की वेव लेंथ चेंज हो जाएगी, मतलब इसी रेंज के दरमियान में रहेगी लेकिन चेंज हो जाएगी। जबरदस्त। दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, जितने ज्यादा प्रोटॉन वाला करते जाओगे उतनी वेवलेंथ उतनी छोटी वाली शुआएं खारिज होती जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब एक्सरेज हर तरह की एक जैसी नहीं होती, टारगेट मेटल बदलने से उनकी खूबियां बदल जाएंगी। लिहाजा दीज आर नॉट नोन एज एक्सरेज, दीज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। हाँ, डिस्कवरी हो गई। ये सारी आप मेरा ख्याल है लिख लेंगे कि ये कैसे है, हमने मेरा ख्याल है कि आप लिख लेंगे। उसके बाद अभी हमने एक छोटी सी बात और पढ़नी है कि बिलाल आजाद साहिब ये जो एक्सरेज हैं इनकी खूबियां क्या है। असल में अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है, सबसे पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि दीज रेज आर एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। लो जी, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़नी है, इनकी डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया? द इलेक्ट्रॉन्स emitted from the tungsten filament were
target upon, bombarded upon the heavy target metal which was used as anode. पॉजिटिव के तौर पर उसे यूज किया गया था. Oh, when these cathode rays are उनको stopped, suddenly stopped, अचानक रोका जाता है by the heavy target metal, some rays having the shorter wavelength were emitted from the target metal. Target metal में से इंतहाई shorter wavelength गुजरेंगी, मतलब निकलेंगी. These rays are known as X-rays. इन्हें क्या नाम दिया जाता है? X-rays. और उसकी मैंने आके आपको वजह बता दी है. Actually, these are emitted when these electrons knock out the electrons from the inner shells. Inner orbits में इलेक्ट्रॉन knock out करेंगे, then there will be the empty vacant space, खाली जगह होगी, and electron from the higher orbit will jump to the lower orbit to fill this vacant. उस vacant को खाली करने के लिए jump करेगा and will emit the energy, will emit the radiation. And this मतलब जब jump करेगा from the higher orbit to the lower orbit, it will emit the radiations. These radiations were having the shorter wavelengths. These were lie, ये किस में lie करती थी? Within the X-ray region. ये X-ray region में थी. The properties of these X-rays were depending upon the target metal. Target metal के ऊपर इसकी खूबियां डिपेंड करती थी. So these actually, that is why these are named as characteristics X-rays. मेरा ख्याल है कि आपने ये सारी जो मैंने इंग्लिश बोली आप बेशक ऐसे लिख लें, अपने अल्फाज में लिख लें as you wish. X-rays की हमने कुछ बातें पढ़नी है मोहतरम. These X-rays are, इन्हें हमने क्या किया है? These X-rays are grouped into, जैसा कि K सीरीज या L सीरीज. क्या मतलब? मतलब जब वो K शेल का इलेक्ट्रॉन निकलने से जंप हुआ तो उसे K सीरीज का नाम दे दिया. जब वो L ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकलने से पीछे वाला जंप करेगा उसको नाम हमने क्या दे दिया? L का नाम दे दिया. K मतलब जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ थी, शॉर्टर वेवलेंथ थी, और इनकी थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ की. क्या मतलब? इंतहाई छोटी वेवलेंथ का मतलब अंदर वाला के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकला है, और जब उसे थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ थी, अच्छा कम एनर्जी वाली, इसका मतलब पीछे वाला एल वाला जो के एल एम एन मतलब के के बाद एल, हाँ थोड़ा सा दूर से इलेक्ट्रॉन निकला है. जितना अंदर से निकलेगा वो उसके ऊपर कशिश बहुत ज्यादा होगी, तो पीछे वाले ऑर्बिट मतलब जो अंदर वाले हैं पहले दो ऑर्बिट उनमें एनर्जी का फर्क बहुत ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी की शुआएं खर्च करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि जब अंदर वाले और शेल से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस वक्त वेवलेंथ बहुत छोटी निकलेगी. मतलब छोटी वेवलेंथ मतलब के ऑर्बिट से निकला है, थोड़ी सी बड़ी वेवलेंथ मतलब एल से निकला है. सो एक बात हमने और नोट की. क्या नोट की? कि जब इन एक्सरेज को हमने क्या किया, फर्ज करें ये एक मेरे पास एक्सरे सोर्स है, मतलब पूरी ट्यूब है, पूरी ट्यूब है एक्सरे की. मैंने यहां से फर्ज करें, चलें अब मैं मिसाल देता हूं. फर्ज करें मेरे पास वो ट्यूब ऐसे मैंने बनाई थी, यहां से एक्सरे निकली, ये टारगेट मेटल थी, इसके अंदर से एक्सरे निकली, तमाम अतराफ में निकली, फर्ज करें तमाम अतराफ में निकली. लेकिन हमने क्या किया, इनमें से कुछ ऐसी एक्सरे जो खास इस विंडो से गुजारी और इस विंडो से गुजारने के बाद उनको ऑब्जर्व किया. अब ये विंडो निकल रही है, मतलब एक सोर्स से एक्सरेज आ रही हैं. ये जो एक्सरेज आ रही हैं हमने क्या किया, इन्हें स्लिट्स से गुजारा. कुछ स्लिट्स से गुजारने के बाद मतलब हमने प्लाटिनम की स्लिट से गुजारा, रुकावटों से गुजारा. गुजारने के बाद ये मतलब सारी एक्सरेज को थोड़ा कर लिया. जब थोड़ा कर लिया और उसके बाद इन्हें एल्यूमिनियम की विंडोज से गुजार के मजीद कन्फाइन कर लिया. करने के बाद हमने इनको यहां पे फर्ज करें, मैंने पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट K4
ये FeCN6 हेक्सासियानो, 6 सियानो फेरेट, ये क्या है पोटाशियम, 4 लगे हुए हैं। क्यों? इस सारे की वैलेंस स्टेट -4 थी, 4 के लगा दिए, 4 पॉजिटिव लगा दिए। पोटाशियम हेक्सासियानो फेरेट, ये नाम रखने का तरीका है जो मैंने देखा ना, फेरेट 8 भी किसी उसूल के तहत लगा है। ये आप पार्ट 2 की इनऑर्गेनिक के छठे चैप्टर में नाम रखने के तरीके पढ़ेंगे। हेक्सासियानो, सियानो 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 के एंड पे ओ भी लगा ना, इसके पीछे भी एक उसूल है। सियान नहीं कह दिया, साइनाइड नहीं कह दिया, ओ लगाया, सियानो हेक्सासियानो। ये ओ लगाना भी जरूरी है क्योंकि ये सियानो नेगेटिव है। मतलब हर उसूल है, मतलब ये मैंने लिखा ना ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी एक उसूल है जो आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। चलो खैर दफा करो, वापस आओ। मैंने कहा पोटाशियम हेक्सासियानो फेरेट, ये फर्ज करो मैंने उसकी क्रिस्टल का एक टुकड़ा आपको दिखा दिया है। अच्छा, जब ये क्रिस्टल इसके साथ टकराएंगी, ये एक्स रे टकराएंगी, तो टकराने के बाद, हाँ कमाल है, ये पोटाशियम हेक्सासियानो फेरेट पड़ा है, एक्सरेज आ रही थी, प्लाटिनम की स्लिट से गुजारी, एल्यूमिनियम की विंडो से गुजारी, इसके अंदर टकराई, टकराने के बाद सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है। इस फोटोग्राफिक प्लेट लगी है, वाह स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, इसका मतलब एक्सरेज ने, ये सारी बात लिखेंगे ना, when these were passed from the platinum slit and aluminum window and were strike upon the, इनके क्या किया, स्ट्राइक किया upon the potassium hexacyanoferrate crystals, these show, ये क्या शो करती हैं, स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम शो करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाँ इनका स्पेक्ट्रम कौन सा था, लाइन स्पेक्ट्रम था। अच्छा, किसी पीछे एटम से खारिज होके आई हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जबरदस्त, लाइनें थी। और एक और खूबी, जब ये क्रिस्टल से टकराई, इन्होंने डिफ्रैक्शन शो की, मतलब यूं आ रही थी, तो फोटोग्राफी प्लेट पे हमने एक सामने डिटेक्टर रखा हुआ था, डिटेक्टर, ओ ये सारी तरफ में मुड़ गई हैं, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस यूं था, यूं जाना था, ये तो यूं गई है, यूं गई हैं, यूं गई हैं, यूं गई हैं। अच्छा, डिफ्रैक्शन में उसके किनारों के गिर्द मुड़ गई हैं, जबरदस्त। पानी वाली आपने मिसाल देखी 9th-10th में, वेव आ रही है, इसके सामने रुकावट रखो, किनारों के गिर्द मुड़ गई है, जबरदस्त। अगर कोई वेव किनारों के गिर्द मुड़ जाए, तो मतलब अपना एंगल जो असल रास्ता था उससे हट जाए, इसे क्या कहते हो, इसे कहते हो डिफ्रैक्शन। हाँ, ये रेडिएशंस हैं, इनकी खूबियां वेव्स वाली हैं। और दूसरा इन्होंने क्या शो किया है, स्पेक्ट्रम शो किया है, और वो लाइन स्पेक्ट्रम है, उसमें 2 तरह की लाइनें हैं, एक शॉर्टर वेवलेंथ की और एक लॉन्गर वेवलेंथ की, एंड दीज वर नेम्ड एज के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज एंड सो ऑन। और हाँ, असल में एक्स रे रीजन कहां से हासिल होता है, के एंड एल सीरीज में से, और इसको हमने 2 हिस्सों में इसीलिए तकसीम किया कि जो शॉर्टर वेवलेंथ थी उन्हें हमने एक्सरे का नाम दे दिया, और जो थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ थी उन्हें हमने एल सीरीज का नाम दे दिया। ये हमने चंद एक डिस्कवरी के बाद क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जनाब प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरेज। प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज क्या पढ़ी, कि जब हमने इन्हें एल्यूमिनियम की विंडो से गुजारा, प्लाटिनम की स्लिट से गुजारा, और पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट की क्रिस्टल से साथ टकराया, दिस शोज नंबर वन स्पेक्ट्रम, नंबर 2 डिफ्रैक्शन। स्पेक्ट्रम, अच्छा इनकी रेडिएशंस की खूबियां हैं, लाइनें हासिल हुई हैं, लाइन स्पेक्ट्रम है। उससे हमने क्या देखा, कुछ लाइनें शॉर्टर वेवलेंथ की थी, कुछ लाइनें लॉन्गर वेवलेंथ की, हमने उनके नाम रख दिए के, एल, एम एंड सो ऑन। डिफ्रैक्शन से एक और बात भी समझ आई कि ये उसके किनारों की गिर्द मुड़ गई हैं, ये मतलब ये रेडिएशन की खूबियां हैं, वेव्स की खूबियां हैं इनकी, ये हमने बातों के कंक्लूजन्स निकाले हैं। आज हम इनके बारे में कुछ एक और बात भी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मोज़ले की दरियाफ्त।
अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोजलेस की बातें क्या है। मोजले की बातें, नंबर 1, मोजले का एक्सपेरिमेंट क्या है। मोजलेस एक्सपेरिमेंट ये है और उसकी कंक्लूजन क्या है। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में करीबन 38 एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक 38 एलिमेंट को चेंज किया, बार बार चेंज किया। उसने देखा कि एक्सरेज की खूबियां बदल रही है। मतलब उसने कंक्लूजन क्या निकाला? उसने जनाब कंक्लूजन निकाला कि ये एक्सरेज जब पैदा होती हैं और टारगेट मैटर को चेंज करते जाओ तो एक्सरेज की खूबियां चेंज हो जाती हैं। इसका मतलब उसका कंक्लूजन ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्स-रे डिपेंड अपॉन द टारगेट मेटल एंड, मतलब जो प्रॉपर्टीज है, मतलब फ्रीक्वेंसी है, मतलब एनर्जी है, मतलब वेवलेंथ है, दीज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर? टारगेट मेटल के ऊपर। ये टारगेट मेटल के ऊपर डिपेंड करके, ये उसका पॉइंट था। इसने एक और पॉइंट भी बताया। क्या बताया? कहता बिलाल, क्या तुम्हें पता है कि ये जो एटॉमिक नंबर है इसका और फ्रीक्वेंसी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। पूछा क्या ताल्लुक है? कहता है फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के मुताबिक चेंज होती है। मतलब अगर कोई बंदा पूछे मोजले लॉ क्या है, तो मोजले लॉ ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन जो हमने हासिल की है, मतलब वो जो खारिज हुई थी, हमने उसका स्पेक्ट्रम हासिल किया, स्पेक्ट्रम में हमने लाइनें हासिल की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है किसकी? उन स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो हमने चेक की। वो क्या थी? वो वेरीज, कैसे वेरीज करती है? अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर किसका? ऑफ टारगेट मेटल का। हाँ, टारगेट मेटल जिसके ऊपर टकरा के एक्सरे निकली है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है क्या? फ्रीक्वेंसी। किस तरह? उसके स्क्वायर के मुताबिक। हाँ, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। इसको लॉ बना देते हैं। इसको लॉ कैसे बना देते हैं? लो जी, अब तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया दिस इज द मोजले लॉ। मोजले लॉ क्या है? कि दीज वर नेम्ड, ये जो हमने इसको हिस्से कर दिए हैं, शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ को के सीरीज का नाम, लॉन्गर वेवलेंथ को एल सीरीज का नाम। मतलब टोटल 3 पॉइंट्स हो गए हैं। नंबर 1 जो अभी मैंने लिखा था, प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर? टारगेट के ऊपर। दूसरा क्या, जो अभी मैंने लॉ बोला है, लॉ क्या बोला है? लॉ ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के। अगर मैं इधर भी अंडर रूट लूं, इधर भी अंडर रूट लूं तो कोई हर्ज तो नहीं है, ये कट जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लो जी। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। ये 2 कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट है मतलब हर मेटल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिफरेंट हैं, और हर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में, हर ऑर्बिट पे जो कशिश है वो अंदर वाले कितने ऑर्बिट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, दरमियान में कितनी शील्ड्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये नहीं है कि तमाम एटम्स के अंदर मतलब एक ही जैसी कशिश है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, प्रोटॉन्स की तादाद है। वो जो स्क्रीनिंग है,
मतलब इसके ऊपर कशिश अंदर वाले और शेल की वजह से कम हो गई, बाहर वाले पे अंदर वाले शेल्स की वजह से। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसका एक कांस्टेंट है, वो हर मेटल के मुताबिक अलग अलग है। उसे हमने क्या नाम दे दिया? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हमें ये तो दोनों कांस्टेंट है, हमें वही समझ आ रही है जो हमने लॉ थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर ज्यादा करने से, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा कर दी तो कशिश ज्यादा। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ज्यादा एनर्जी वाली शुआएं खारिज होंगी, ज्यादा एनर्जी वाली शुआएं मतलब बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा, इसको फिर दोबारा एक बात डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तीसरा पॉइंट, पहली बात हो गई कि प्रॉपर्टीज टारगेट मेटल के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी बात होगी मोज़े का लॉ जो बनता था वो बन गया। तीसरी बात हमने देखना है कि हमने स्पेक्ट्रल लाइंस को दो हिस्सों में ग्रुप्ड कर दिया है। एक जो शॉर्टर वेवलेंथ है और एक जो लॉन्गर वेवलेंथ है। शॉर्टर वालों को के सीरीज का नाम दे दो और लॉन्गर वालों को एल सीरीज का नाम दे दो। अंडरस्टैंड? ये हमने मोज़ले लॉ के 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम एक बात आखिरी फिर पढ़ेंगे कि जनाब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट है ये डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर गई, ये आगे ये ऊपर, ये आगे ये ऊपर, ये आगे ये ऊपर, ये आगे ये ऊपर, ये आगे ये ऊपर। लाइन आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, लाइन आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, मतलब अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। ये एमसीक्यू है, एमडीकैट का बहुत बड़ा एमसीक्यू है। खुदारा देखिए कि ये अगर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दो चीजें कभी भी जिंदगी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनकी लाइन जो हासिल होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ये क्या था? मोज़ले लॉ था। मोज़ले ने इतनी बड़ी बात बता दी कि बिलाल, एक्सरे जो तुम खारिज करते हो, इन एक्सरेज की सारी खूबियां एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। जितना मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल था साफ कर दो। आज समझ आई कि सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। एटम के नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती हैं। आज के बाद जो आज पीरियोडिक टेबल तुम पढ़ते हो, 1913 में इसने ये लॉ पेश किया था। 1913 के अंदर नया पीरियोडिक टेबल बना है। आज का पीरियोडिक टेबल, ये जो तरतीब लगी हुई है एलिमेंट्स की, हीलियम मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्टेरियम, ये सारी तरतीब किस बुनियाद पर है? मतलब ये भाई से 9 ये तरतीब क्यों मैंने दी है? एटॉमिक नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। एटॉमिक नंबर 5, 6, 7 है। हाँ, अब समझ आई कि पीरियोडिक टेबल आज के बाद किसके मुताबिक तरतीब दिया जाएगा? एटॉमिक नंबर के मुताबिक, क्योंकि एटॉमिक नंबर के ऊपर खूबियां डिपेंड करती हैं। वो सारी झंझटें खत्म हो गई। वो मैथ्स वाली बड़ी प्रॉब्लम्स थी। अल्लाह के बंदे, सिल्वर के 16 आइसोटोप्स हैं, टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, तो क्या मैं अगर एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब देता तो टिन को 11 दफा रखता, क्योंकि सबका मास तो अलग अलग है। आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 है, तो क्या मैं 3 जगहों पे हाइड्रोजन रखता? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रेटियम। अब समझ आई कि एटॉमिक नंबर पे सारी खूबियां डिपेंड करती हैं। एक ही जगह पे रखो हाइड्रोजन को, क्यों? तीनों आइसोटोप से एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। बहुत से मसाइल हल हो गए हैं। इसके बाद मोज़ले लॉ की इंपॉर्टेंस है, उसको मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, फिर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आपने याद रखने। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोज़ले की मदद से नए दरियाफ्त हो गए। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको पुराने पीरियोडिक टेबल की मिसाइल की वजह से जब नई पीरियोडिक टेबल बना एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, तो उनको जगह मिल गई। अंडरस्टैंड? हाँ, एक तीसरा फायदा क्या हुआ, इसकी मदद से हमने कुछ नए एलिमेंट्स भी दरियाफ्त कर लिए। एक, कुछ को जगह मिल गई, कुछ एलिमेंट्स नए दरियाफ्त हो गए और कुछ के एटॉमिक नंबर मालूम हो गए जिनके एटॉमिक नंबर पहले मौजूद
नहीं थे, मालूम नहीं थे, हमने वेवलेंथ निकाली, मतलब फ्रीक्वेंसी निकाली, टारगेट मेटल कोई रखा, फर्ज करो मुझे नहीं पता इसका इस मार्कर का एटॉमिक नंबर क्या है, मुझे क्या पता, मैंने रखा, इसकी एक्सरे निकाली, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की, फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, एटॉमिक नंबर के। हाँ, एटॉमिक नंबर से ऐसे दरियाफ्त कर लिए, बहुत सी चीजें हमें फायदेमंद साबित हुई। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मोजले लॉ, स्टेट मोजले लॉ, व्हाट आर द 3 पॉइंट्स। ये अलग अलग भी आ सकते हैं, मोजले लॉ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये अलग अलग भी आ सकते हैं। एक्सरे पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था और इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। और प्लीज़ मैं ना अभी आजकल आपको सबको लेक्चर सेंड नहीं करता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, टाइम नहीं होता। आप नोटिफिकेशंस के लिए मतलब जो ऑन करते हैं बेल, वो कर लीजिए, जैसे ही अपलोड हुआ करे आपको खुद ब खुद ही लेक्चर पता लग जाया करे, ताकि मुझे व्हाट्सएप ना करना पड़े, स्टेटस ना लगाना पड़े, और कमेंट्स करते रहा करें, बताते रहा करें, और कोई सवाल हो तो पूछ भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।